चलो शुरू करते हैं। मैं एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ कि आपने रोल रिड्यूस एशेलन मैट्रिक्स पढ़ी हुई है, ठीक है। हमने काफी अच्छा डिस्कस भी किया था उसके ऊपर। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सबसे सिंपल जो रोल रिड्यूस एशेलन मैट्रिक्स आप जानते हो वो कौन सी है? कोई बताना चाहेगा? सबसे सिंपल जो रोल रिड्यूस एशेलन मैट्रिक्स आप जानते हो कि जिसमें मतलब चीजें एफर्टलेस हो जाए। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब कुछ खास है क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में? इसका रीजन क्या है? मान लो कि आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है। कोई भी जनरल सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का। तो क्या होता है कि उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनती है, मान लो ये हमारे पास इन जनरल, मान लो फिलहाल के लिए एक बार होमोजेनियस सिस्टम मान लो, ठीक है। तो ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, अगर ये रो इक्विवेलेंट हो जाती है आई के, ठीक है, तो इन दोनों का सॉल्यूशन का जो इन दोनों के सॉल्यूशन सेट होते हैं वो सेम होते हैं ना। अगर रो इक्विवेलेंट होती है तो ये दो मैट्रिक्स हमने पहले पढ़ा हुआ है पहले के लेक्चर्स में, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? इस सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? ये किस टाइप से दिखेगा एक्चुअल में? 1 0 0 0 1 0, मान लो 3 क्रॉस 3 का है, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा? ट्रिवियल आएगा। और क्योंकि दोनों के सॉल्यूशन सेट सेम है तो इसका भी सॉल्यूशन क्या आएगा? ट्रिवियल आएगा, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, x इज इक्वल टू y है, और जब रो इक्विवेलेंट जब हम चेंज करते हैं, मान लो कि आई एक्स इज इक्वल टू जेड हमारे पास नया सिस्टम आ जाता है, ठीक है। तब भी दोनों के सॉल्यूशन सेट सेम रहते हैं ना, जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी, ठीक है, पीछे के लेक्चर्स में। मान लो कि यहाँ Z1 Z2 Z3 आ जाते हैं, तब भी इसको सोल्व करना इजी हो जाता है ना। फिर क्या आ जाएगा? x1 इज इक्वल टू Z1 आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू Z2 आ जाएगा, और x3 इज इक्वल टू Z3 आ जाएगा। और दोनों के सॉल्यूशन सेट क्योंकि सेम है तो फिर इसका भी सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे। तो इसका मतलब है अगर हमारी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A है, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रो इक्विवेलेंट हो जाती है तो हमारा जो सिस्टम को सोल्व करना है वो काफी इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है वो अपने आप में एक अहम रोल अदा करती है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम आज क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि जो ए मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रो इक्विवेलेंट कब हो सकती है, ठीक है। उसको थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। पहले भी हम कर चुके हैं एक दो थ्योरम इससे रिलेटेड, बट आज थोड़ा और ज्यादा सीखते हैं इसके बारे में कि कब पॉसिबल है, ठीक है। ये समझा है ना? इसका जो मेन रीजन क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इतनी प्रायोरिटी देना, क्योंकि सिस्टम को सोल्व करना फिर काफी इजी हो जाता है, ठीक है। तो सपोज करो, लेट let A is un cross un square matrix, uh, row equivalent to identity matrix I, ठीक है। सपोज करो A क्या है? रो इक्विवेलेंट है I के, और क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनाती है ना, इसका मतलब क्या है? मैं ये भी कह सकता हूँ ना, और I is आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है अन क्रॉस अन इज रो इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स अन क्रॉस अन मैट्रिक्स A, ठीक है। कल मैंने एक रिजल्ट पढ़ा था हमने लास्ट में, ये रिजल्ट कि अगर दो मैट्रिक्स, अगर बी रो इक्विवेलेंट है ए के, तो बी किस टाइप से दिखेगी? बी इज इक्वल टू पी ए, ठीक है। वेयर पी ए किसको डिनोट कर रही है? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पी एंड ए, ठीक है। तो वेयर पी क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ सम एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ओके। तो अगर ये आई रो इक्विवेलेंट है मैट्रिक्स ए के, देन बाय रिजल्ट 5 क्या मिलेगा हमें? बाय रिजल्ट 5 or we have, oh sorry, 5 we have क्या होगा?
आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो किसकी इक्वल होगी, पी ए फॉर सम अनक्रॉस अन मैट्रिक्स पी विच इज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। अगर आई रो इक्विवेलेंट है के या ए रो इक्विवेलेंट है आई के तो क्या होगी, आई इज इक्वल टू पी ए होगी ना फॉर सम मैट्रिक्स पी वेयर पी क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। अब इन जनरल मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, इसको मैं कुछ नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं, डेफिनेशन लिख रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट है, ये काफी अहम रोल वो कर रही है। ठीक है, इससे हम रो इक्विवेलेंस पता लगा सकते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट को आ जाती है आइडेंटिटी इक्वल क्या इक्वल, तो क्या हो जाता है हमारा ए मैट्रिक्स किसके रो इक्विवेलेंट हो जाती है, आई की इक्वल। तो अगर अब मैं इन जनरल आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि अगर मान लो कि आई इज इक्वल टू बी ए है, ठीक है, बी मुझे नहीं पता कि प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस है या नहीं, ठीक है, तो अगर ये है तो क्या तब भी हम कह सकते हैं क्या ए रो इक्विवेलेंट होगी मैट्रिक्स आई की, मतलब अगर एलिमेंट्री मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में है फिर तो हम कह देते हैं, ठीक है, फिर तो हमने रिजल्ट प्रूफ किया है। बट अगर यहाँ इन जनरल बी मैट्रिक्स है कोई, ठीक है, एन क्रॉस एन की, तो मैं क्या कह सकता हूँ क्या कि जो ए मैट्रिक्स है वो रो इक्विवेलेंट होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ, जो बी मैट्रिक्स है उसको सम नाम दे रहा हूँ। ठीक है, लेट ए इज एन uncross un square matrix, then matrix uncross un matrix B matrix B such that B A is equal to identity हो is called, इस B मैट्रिक्स को मैं क्या कहूंगा, is called left inverse of A। ठीक है, लेफ्ट इनवर्स समझे आ गए ना। सिमिलरली मैट्रिक्स uncross un matrix C is called C such that अगर AC is equal to identity आ रहा है is called, ये C मैट्रिक्स क्या कहेंगे अगर AC is equal to identity है, is called right inverse of A। ठीक है, and if AB is equal to BA is equal to क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, then matrix B is called two-sided inverse, और सिंपली हम इसको इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है, सिंपली इनवर्स ऑफ A and it denoted by, किससे डिनोट करते हैं इनवर्स को, by A इनवर्स, that is A इनवर्स is equal to B। ठीक है, ये जो B मैट्रिक्स है इसको डिनोट करेंगे A इनवर्स से। ठीक है, and if two-sided inverse exists of A, then A is called invertible matrix। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर है ना, लेफ्ट इनवर्स की, राइट इनवर्स की, और इनवर्स की, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की, सबको क्लियर है ना आपको। ओके, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, एक छोटा सा क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि अगर मान लो कि मेरे पास लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अब मैंने यहाँ ये तो नहीं कहा कि लेफ्ट इनवर्स जो मतलब बी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और राइट इनवर्स मेरा सी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो मैंने ये नहीं कहा कि दोनों सेम होंगे। ठीक है, अगर लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, राइट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है,
तो मैं ये तो बिल्कुल भी अभी नहीं कहा कि दोनों सेम होंगे। तो बट क्वेश्चन है कि दोनों सेम होंगे क्या अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दोनों। कहने का मतलब अगर लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और राइट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि उसका टू साइडेड इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो वो कौन सा वो मैट्रिक्स क्या होगा जिस जो एक्चुअल में इनवर्स होगा ए का। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लेट, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं, इफ ए हैज लेफ्ट इनवर्स बी, सोच के बताओ अगर आपको कोई आइडिया है तो। इफ ए हैज लेफ्ट इनवर्स बी एंड राइट इनवर्स सी is two sided inverse of A exists। ये क्वेश्चन है, अगर लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और राइट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या मैट्रिक्स ए का टू साइडेड इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या, ये क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है, थोड़ा सा कोई आइडिया कोई दे सकता है। इट इज ओनली पॉसिबल इफ दे आर इनवर्स ऑफ एच अदर। इनवर्स मतलब टू साइडेड इनवर्स होने का मतलब इनवर्स, क्योंकि मैंने इनवर्स कहने का मतलब टू साइडेड इनवर्स, मैंने इसलिए इसको यूज किया कि सिंपली इनवर्स कहते हैं तो इसका मतलब टू साइडेड। इसका मतलब आप ये बोलोगे कि बी और सी एक दूसरे की एक दूसरे का इनवर्स हो। ओके, चलो देखते हैं। मान लो कि लेफ्ट इनवर्स है, इसका मतलब क्या है, Here, अगर लेफ्ट इनवर्स है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, एंड लेफ्ट राइट इनवर्स है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इससे तो आप एग्री करते हो ना। अब देखो नाउ बी जो मैट्रिक्स है मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, बी आई लिख सकता हूँ ना। ठीक है, और बी आई एक्चुअल में क्या है, आई किसकी इक्वल है, एसी की इक्वल है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एसी। ठीक है, और हालांकि मैंने ये प्रूफ करवाया नहीं है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिविटी होल्ड करता है, मतलब एबीजी की प्रोडक्ट विद सी इज इक्वल टू बीसी। ठीक है, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ये मैं एज एक्सरसाइज उसमें देने वाला था असाइनमेंट। ठीक है, तो हालांकि मैंने प्रूफ करवाया नहीं है बट ये अज्यूम कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है एक्चुअल में, बी ए सी के इक्वल होता है एक्चुअल। ठीक है, तो ये क्या होगा फिर, बी ए क्या है मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो ये क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब सी के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाता है, सी आ जाता है। इसका मतलब बी और सी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, न कि एक दूसरे के इनवर्स होंगे। क्लियर, इसका मतलब क्या हो गया, टू साइडेड इनवर्स एग्जिस्ट कर गया ना मेरा। देयरफॉर टू साइडेड इनवर्स exists of A एंड A इनवर्स किसके इक्वल होगा एक्चुअल में, B के इक्वल, या जो भी है C के इक्वल या B के इक्वल का। ठीक है, क्योंकि फिर तो ये हो गया ना हमारे पास यहाँ दैट इज, यहाँ क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई आ गया ना, क्योंकि सी हमारा बी हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर है ना, टू साइडेड इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब मैं एक छोटा सा और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने यहाँ कहा था आपसे कि दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर इनमें से एक एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरे के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि राइट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो कि लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बट राइट के बारे में मुझे नहीं पता कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, क्या फिर टू साइडेड इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, या फिर और सिंपल कहूं तो अगर लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या राइट इनवर्स फिर एग्जिस्ट करेगा, ये कंपलसरी है या नहीं, ये क्वेश्चन फिर माइंड में आना चाहिए आपके। तो आपको क्या लगता है, करेगा कि नहीं करेगा, और थोड़ा माइक को ऑन करके बोला करो ऐसा, क्योंकि मेरी जो लैपटॉप की स्क्रीन है ना, जब रिकॉर्डिंग
चल रही होती है तो वो थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है अपने आप, ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे टेक्स्ट थोड़े दिखते नहीं है अच्छे से, तो मुझे ध्यान से देखना पड़ता है। तो इफ पॉसिबल अगर आप ऑडियो मतलब माइक को ऑन करके बोलो तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज यू कैन कमेंट। इसके बारे में क्या सोचते हो, अगर एक लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो राइट इनवर्स के बारे में क्या कहोगे, वो एग्जिस्ट करेगा हमेशा या फिर जरूरी नहीं होगा? ये आप थोड़ा घर सोच सकते हो। कोई जरूरी नहीं है एग्जिस्ट करे। आप क्या कोई एग्जांपल दे सकते हो मुझे इस चीज का कि जिसमें लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है बट राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? अगर आपके पास कोई माइंड में एग्जांपल है तो जरूर दीजिएगा। इसको मैं घर के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं एक्सरसाइज लिख देता हूँ इसको ताकि आपको ध्यान रहे। इफ लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट या फिर लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ एन अनक्रॉस अन मैट्रिक्स ए इज राइट इनवर्स एग्जिस्ट ऑफ ए, ठीक है। या कहूं तो टू साइडेड इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये एक्सरसाइज थी। अब हाँ, ये हो गया ना, ठीक है। और हाँ, एक चीज यहाँ और छोटी सी नोट करो जो काफी इंपॉर्टेंट है उसको लेकर, कि अगर मान लो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं इसको एज ए लेमा लिख रहा हूँ, ठीक, चल रहने देते हैं इसको लेमा लिखने देते। लेट बी एंड सी आर टू इनवर्स। इनवर्स कहने का मतलब है टू साइडेड ही, ठीक है। मैंने इसलिए अगर इनवर्स कहता हूं तो इसका मतलब ये है कि टू साइडेड, ठीक है। बी और सी क्या है, टू साइडेड इनवर्स है ए के, आर टू इनवर्स ऑफ ए, देन क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी, एंड सी ए इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी, ठीक है। दैट मीन्स बी क्या है, ए का लेफ्ट, अगर इस दो इक्वेशन से हम क्या मान सकते हैं, बी क्या है, ए का लेफ्ट इनवर्स है और सी क्या है, राइट इनवर्स है। तो इस केस में अभी अभी हमने प्रूफ किया ना कि क्या हो जाते हैं, देन बी इज इक्वल टू सी हो जाते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स ए का है वो यूनिवर्स, यूनिवर्स नहीं इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए का इनवर्स हमेशा यूनिकली एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। ये बात क्लियर है ना? काफी छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, बट आप रिलेट कर पा रहे हो ना चीजों को, कि हमने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था। हमारा मेन क्वेश्चन ये था कि रो इक्विवेलेंट कब होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो ये थ्योरी हमने डेवलप किया थी। अब चलो मैं एक छोटा सी थ्योरम या रिजल्ट लिख देता हूँ, मैं थ्योरम ही लिख देता हूँ इसको। थ्योरम क्या है कि लेट ए इज एन अनक्रॉस अनस्क्वायर मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। देन तो क्या होगा, ए इनवर्स जो होगा ना इज आल्सो इन्वर्टिबल। कहने का मतलब क्या है कि अगर ए मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है, तो उसका जो इनवर्स भी होगा वो भी क्या होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और एंड ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा एक्चुअल में, वो खुद मैट्रिक्स ए हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड क्या है कि लेट ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑब्वियसली ऑफ सेम ऑर्डर, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्डर की हुई तो फिर तो कुछ फायदे नहीं। देन द प्रोडक्ट ए बी इज आल्सो इन्वर्टिबल, एंड ए बी का इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। ये प्रूफ कर लोगे या करवाऊं? वैसे तो इसका प्रूफ काफी इजी है।
ये बता दो, आप करवाऊं या प्रूफ कर लोगे? आपकी चॉइस है। कर लेंगे। ओके, थैंक यू। सभी कर लेंगे ना, एक बार रिएक्ट कर दो अगर सभी कर सकते हैं तो। ओके, काफी ऑब्वियस है। और इसी के साथ मैं एक और छोटी सी एज ए करोलरी लिख देता हूँ, इसी की है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, यहाँ हमने दो के लिए प्रूफ किया ना। अगर अनमैट्रिक्स हो हमारे पास, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो, तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होती है? इन्वर्टिबल होती है। प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इज आल्सो इन्वर्टिबल, ठीक है। प्रूफ कैसे लिखेंगे इसका? प्रूव इट बाय इंडक्शन। इंडक्शन यूज करके प्रूफ करना है इसको, ठीक है। इंडक्शन पता है ना कैसे प्रूफ करते हैं इंडक्शन से, ठीक है। तो इंडक्शन से लेके इसको प्रूफ करना अच्छे से। अन मैट्रिक्स ले लेना, A1 A2 AN क्या है मेरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस है, और इनके प्रोडक्ट किसके इक्वल है? A के इक्वल है, ठीक है। तो फिर उसको प्रूफ करने के लिए अब अन के ऊपर आप क्या लोगे? इंडक्शन यूज कर लेना, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो ये हमारी करोलरी होगी। अब और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में क्या सोच सकते हैं कि, हाँ, एक और जो हमारी इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक्स अब तक हमने डिस्कस की थी, हमने कल डिस्कस की थी एलिमेंट्री मैट्रिक्स, उसके बारे में क्या कहोगे? वो इन्वर्टिबल होती है या नहीं होती? बताओगे कोई? एलिमेंट्री मैट्रिसेस होती हैं, एलिमेंट्री होती है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज ऑलवेज इन्वर्टिबल, ठीक है। ये हमेशा क्या होती है? इन्वर्टिबल होती है, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे? काफी अच्छा प्रूफ है इसका वैसे, इसका प्रूफ मैं करवा देता हूँ। लेट, क्योंकि इसका मैं यूज करने वाला हूँ आगे, अब थ्योरम प्रूफ करूंगा ना एक, उसमें मैं यूज करने वाला हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ इसका आपको पता हो। लेट E is an elementary matrix corresponding to corresponding to elementary row operation E, row operation E, ठीक है। दैट इज E एक्चुअल में क्या है हमारी? E I है, ठीक है। तो अब मैंने जब वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का इनवर्स भी डिफाइन किया था ना मैंने, एलिमेंट्री मैट्रिक्स का नहीं, सॉरी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का, कि अगर हम किसी जब क्या थी एलिमेंट्री, मतलब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स A1 A12 A1 थी, ठीक है, और AR1 AR2 ARN और ऐसे ही AM1 AM2 AM1, ठीक है। तो जब इस पे मान लो कि नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, तो वो इसके रो इक्विवेलेंट होती है ना। मान लो कि मैंने C से मल्टीप्लाई कर दिया rth रो को, ठीक है। तो इसमें मुझे वापस कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता था? 1/c से मल्टीप्लाई कर देता था ना r को, क्योंकि c क्या है? नॉन जीरो ना। नॉन जीरो कहने का मतलब ये है कि जो फील्ड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, एडेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नहीं, एडेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, उसके इक्वल नहीं होता सी, ठीक है। बाकी जीरो यहाँ उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। कहीं ये आप ये समझो कि जो रियल नंबर जो जीरो होता है वो है, ठीक है। अगर फील्ड रियल नंबर है फिर तो उसका मतलब जीरो का मतलब वही जीरो है, ठीक है। अदरवाइज इसका मतलब होता है फील्ड की जो आइडेंटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है उससे होता है, ठीक है। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसको क्या कर सकते हैं? 1/c से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापिस ये मैट्रिक्स आ जाएगी ना। अब मान लो कि मैं कैसे प्रिंट करता हूँ इस मैट्रिक्स को, मान लो कि मैं rth रो को क्या करता हूँ? c से मल्टीप्लाई करके
असत जो रो है उसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है, CAR1 प्लस AS1, ठीक है, इस तरीके से आएगी ना असत रो। फिर तो इसको मैं वापिस अगर इसमें कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, Rth रो को -C से मल्टीप्लाई करके जो असत रो है उसमें ऐड कर दूंगा तो वापिस मेरी मैट्रिक्स ये आ जाएगी ना। और सेम अगर मैं दो रो को इंटरचेंज करता हूँ तो अगर मैं वापिस वही ऑपरेशन यूज कर देता हूँ, मतलब वापिस इंटरचेंज कर देता हूँ, तो मेरी वापिस ये मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी ना। तो ये मैंने पहले जो लेक्चर्स हुआ उसमें बताया है कि जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता है उसी सेम टाइप का रो ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है। और वो क्या करता है, वो अगर अप्लाई कर देते हैं हम तो वो हमें क्या मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अगर आपने पहले के लेक्चर्स देखे हुए हैं तो ये चीज मैंने अच्छे से बताई थी आपको। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये बात पता है ना। ठीक है, तो लेट E1 is inverse row operation of E, ठीक है, एंड लेट E1 मेरी क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स है कोरस्पॉन्डिंग टू E1, ठीक है, जो इनवर्स रो ऑपरेशन ए के कोरस्पॉन्डिंग जो आया है उससे जो हमें एलिमेंट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी उसको मैंने क्या कहा है, E1 का है। ठीक है, तो अब देखो E1 एक्चुअल में क्या आएगा, E, और E1 क्या है मेरा, E1 आई है ना, ठीक है। और बाय थ्योरम जो हमने कल थ्योरम की थी ना, 7th थ्योरम, तो उससे ये आ जाएगा ना। और नहीं, उसकी तो एक्चुअल में जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और ये एक्चुअल में क्या आएगी, E1, तो ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इस रो ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग है ना। तो एक्चुअल में ये क्या आ जाएगा, E1 आई। ये किससे आ रहा है, जो कल हमने थ्योरम की थी ना 7th, कि एलिमेंट्री अगर किसी मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक्चुअल में क्या आती है, जो मैट्रिक्स होती है उसके ऊपर जो कॉरस्पॉन्डिंग रो ऑपरेशन होता है अगर वो अप्लाई कर देते हैं तो उसके ऊपर आती है। ये क्लियर है ना सबको, कल हमने थ्योरम की थी 7th, सबको पता है ना। ठीक है, सबको पता है ना। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या आ जाती है, और क्योंकि ये दोनों क्या है, इनवर्स है ना, तो ये क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है ना। ठीक है, ये मैंने पहले लेक्चर्स में प्रूफ किया हुआ है इन सबको, जो पहले के लेक्चर्स हैं उनमें ये चीजें डिफाइंड है पहले से। ठीक है, तो पहले के लेक्चर्स जरूर से देख लेना। और सेम इसी तरीके से अगर ये मैं ट्राई करूं तो ये क्या आएगा, ई क्या है मेरा, ई आई है ना, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर क्या आ जाएगा, E1 ई आई, और ये एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल। ठीक है, तो दैट इज E1 is inverse of elementary matrix। ठीक है, ये प्रूफ क्लियर है ना, हेंस द प्रूफ। ठीक है, सबको क्लियर है ना ये प्रूफ। मैं इसका यूज करने वाला हूँ एक्चुअल में इस थ्योरम का, इसलिए मैंने इसका प्रूफ करवाया। आपको भी क्लियर है ना। चलो, आपने कोई रिएक्ट किया नहीं वैसे। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज ऑलवेज इनवर्टिबल, मैंने ये भी प्रूफ कर दिया, और मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, हाँ, मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज और दे देता हूँ। आप कहोगे कि भर भर के एक्सरसाइज मिलती है हमें, बट ये काफी सिंपल सिंपल एक्सरसाइज होती है। ठीक है, फाइंड ऑल 2x2 एलिमेंट्री मैट्रिक्स matrices, find all 2x2 order elementary matrices and inverse of H matrix।
ठीक है। 2x2 की जितनी भी एलिमेंट्री मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता कितनी पॉसिबल हो सकती है, वो काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। और वो काउंट करनी है, वो फाइंड करनी है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इनवर्स होगा हर एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स का, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। कर लोगे ना, काफी सिंपल वो है। और अब मैं जो हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो प्रूफ कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ पहले तो। लेट A is an uncrossed un, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, then the following are following are equivalent statements। क्या है पहली कंडीशन, क्या है, A is invertible। सेकंड कंडीशन क्या है, A is row equivalent to uncrossed un identity matrix। और थर्ड क्या है, A is product of elementary matrices। ठीक है। और इक्विवेलेंट स्टेटमेंट का पता है ना आपको, कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो बाकी दो स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। अगर ये सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है तो बाकी फर्स्ट और थर्ड भी ट्रू होगी, और अगर थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है तो बाकी जो स्टेटमेंट वन और सेकंड है वो भी ट्रू होगी, ठीक है। तो चलो इसका प्रूफ करते हैं। किसी को आइडिया क्या कि कैसे प्रूफ कर सकते हैं? किसी को आइडिया है क्या? कैसे सोच सकते हैं इसको? मतलब अगर ए इनवर्टिबल है तो ए इज रो इक्विवेलेंट होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। यहाँ उस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है हमें एक्चुअल में। यहाँ देखो, अगर इन्वर्टिबल हुई, अगर मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ इस थ्योरम को, अगर इन्वर्टिबल है इसका मतलब क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैंने शुरू में क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे, कि अगर ये जो मैट्रिक्स है अगर वो एलिमेंट्रिक्स मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में है फिर तो ये ठीक है, ए इक्विवेलेंट होगी आई के। लेकिन इन जनरल अगर आई इक्वल टू बी ए है, बी के बारे में मुझे नहीं पता कि वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में है या नहीं है, ठीक है। तो क्या ए रो इक्विवेलेंट होगी क्या आई के? और अभी मैं यही प्रूफ करने वाला हूँ। ये देखो, बी ए इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी है ना, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छे से राइट कर देता हूँ। यहाँ बी ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी है ना, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, अब मैं सेकंड स्टेटमेंट अगर ये थ्योरम को प्रूफ कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है, अगर बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी है तो बी क्या होगा, ए क्या होगी, रो इक्विवेलेंट होगी किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो मैं स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मिल रहा है ना इस थ्योरम से, समझाए, ठीक है। और बट एक छोटी सी आपको फिर माइंड में आती होगी कि ये तो फिर आपने एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड कर रखी है इसलिए शायद इसकी रो इक्विवेलेंट होती होगी। अगर सिर्फ इतना ही हमें गिवन हो, ठीक है, इसका मतलब हमें गिवन है कि लेफ्ट इनवर्स ही एग्जिस्ट करता है, तो क्या कह सकते हैं क्या इसके बारे में? इन्वर्टिबल का मतलब तो ये है ना कि टू साइडेड इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर बी ए इक्वल टू सिर्फ आइडेंटिटी हो, मतलब ए का ओनली लेफ्ट इनवर्स हो, तो क्या रो इक्विवेलेंट होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की? ये क्वेश्चन है ना मैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में वो एक्सरसाइज दी थी कि अगर सिर्फ लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो राइट एग्जिस्ट करे ही करेगा। इसका जवाब दे दिया ना मैंने एक्चुअल में। पर मैं बता देता हूँ कि अगर किसी मैट्रिक्स का लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अनक्रॉस अनस्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका राइट इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और अभी हमने ऊपर स्टार्टिंग में क्या प्रूफ किया था, अगर लेफ्ट और राइट दोनों इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं
तो मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या होगी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और ये कंडीशन होती है तो एक्चुअल में इन्वर्टिबल, और अगर इन्वर्टिबल हो जाती है तो वो क्या होती है, रो इक्विवेलेंट हो जाती है अनक्रॉस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब अगर बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी है तो वो ए किसके रो इक्विवेलेंट होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रो इक्विवेलेंट होगी। आप क्लियर है ना फंडा, मतलब टोटल जो सीखा है हमने, ठीक है। आपको क्लियर है ना, आपका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा अभी तक? ओके। पूछ लेना अगर कोई छोटा मोटा डाउट भी हो ना तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, अब इसका प्रूफ करना है हमें। प्रूफ क्या होगा कि लेट आर इज, मैं किस में लेके जा रहा हूँ सब कुछ, रो रिड्यूस्ड एक्लन, क्योंकि हमें पता है कि रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स होती है वो एक्चुअल में रो इक्विवेलेंट होती है ए मैट्रिक्स की, ठीक है। तो मैं पूरी जो मैट्रिक्स ए है उसको किस में लेके जा रहा हूँ, रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स। लेट आर इज रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स ऑफ ए विच इज, ये क्या आती है, विच इज रो इक्विवेलेंट टू ए। और ये मैंने प्रूफ कर रखा है कि हर मैट्रिक्स की क्या करती है, रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और वो किसके रो इक्विवेलेंट होती है, मैट्रिक्स ए के रो इक्विवेलेंट होती है। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स ए के रो इक्विवेलेंट है, बाय थ्योरम या बाय रिजल्ट 5 क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगी ना हमें, आर इज इक्वल टू क्या होगा एक्चुअल में, ई के माइनस 1 और ए2 ए1 और ए, ठीक है। ये जो रिजल्ट हमने कल पढ़ा था लास्ट में उसका यूज किया, वह ए1 ए2 ई के माइनस 1 क्या होगा, सॉरी ई के क्या होंगे, आर एलिमेंट्री मैट्रिसेस, ठीक है। और अभी अभी मैंने जस्ट प्रूफ किया कि एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या होती हैं, इन्वर्टिबल होती हैं, ठीक है। तो इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मैं उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, तो मल्टीप्लाई मान लो पहले ई के का जो इनवर्स है दोनों तरफ उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ई के का जो इनवर्स है उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, ई के का इनवर्स इंटू आर इज इक्वल टू ई के का इनवर्स इंटू में ई के E1 ए, ठीक है। और क्योंकि एसोसिएटिविटी होल्ड करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये होल्ड करता है, ठीक है। इसका मैं जो एज ए रिजल्ट इसको मैं रिजल्ट नहीं एज ए क्वेश्चन में इसको असाइनमेंट में डाल दूंगा। तो ये एक्चुअल में क्या आएगा, इनवर्स ई के और अंदर क्या बचेगा, ई के माइनस 1 E1 ए, ठीक है। और ये एक्चुअल में आइडेंटिटी है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, तो एक्चुअल में ये क्या आ जाएगा, ई के माइनस 1 E1 ए। इन सिमिलर वे हमें क्या मिलेगा, E1 का इनवर्स E2 का इनवर्स और ई के का इनवर्स आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना सबको, काफी इजी है, ठीक है। अब देखो, इफ हेयर ए इज इन्वर्टिबल, अगर ए इन्वर्टिबल है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू मानो, तो क्या होगा, क्योंकि ए इन्वर्टिबल है और ये बाकी जो मैट्रिक्स है वो भी इन्वर्टिबल है, और जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी, प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इज इन्वर्टिबल, दैट मींस आर क्या होगी मेरी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और अगर मेरी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ये भी प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है इनटू में आर भी इन्वर्टिबल है, तो क्या आ जाएगा, मेरी ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो जाएगी। इसका मतलब ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ आर इज इन्वर्टिबल। ये क्लियर है ना, ठीक है। ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इसकी रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स भी क्या हो,
इन्वर्टिबल हो। और आर कब इन्वर्टिबल होगी? मैं इसको आर इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ अनक्रॉस अन किया ना, तो ये क्या होगी? इफ एंड ओनली इफ एच रो ऑफ आर कंटेन्स लीडिंग एंट्री, या और इन सिंपल वे में मैं कहूँ तो, और एच रो ऑफ आर इज नॉन जीरो। ठीक है, इसको प्रूफ कैसे करोगे? मैं आइडिया दे देता हूँ, इसको वैसे एक्सरसाइज में लिख रहा हूँ क्योंकि इसको प्रूफ करना मुश्किल नहीं है। इसका आइडिया क्या है कि आर अगर इन्वर्टिबल है, ठीक है, ये मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है, ठीक है, और मान लो कि इसका ये ट्रू नहीं है, ठीक है, मुझे ये प्रूफ करना है ना कि अगर आर इन्वर्टिबल है तो एच रो ऑफ आर क्या होगी? नॉन जीरो होगी। अगर एच रो ऑफ आर इज नॉन जीरो है तो क्या होगी? आर इन्वर्टिबल होगी। हमें ये प्रूफ करना है ना, इसको प्रूफ करने के लिए मान लो कि आर इन्वर्टिबल है तो मुझे प्रूफ करना है कि एच रो ऑफ आर क्या होगी? नॉन जीरो होगी। मान लो कि कंट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं। मान लो कि आर की कोई, मान लो आर इस टाइप की है, जो भी जिस टाइप की भी है, ठीक है, रो रिड्यूस्ड फॉर्म है ना, तो इस टाइप से कुछ भी है, स्टार स्टार लीडिंग एंट्री है, ठीक है। मान लो कि एक जीरो रो है इसके अंदर, कंट्राडिक्शन से प्रूफ कर रहे हैं तो एच रो ऑफ आर नॉन जीरो प्रूफ करना है, तो मैं मान लेता हूँ कि कम से कम एक जो रो है वो क्या है? इसकी जीरो है। और रो जो जीरो रो होती है वो एक्चुअल में रो फॉर्म में कहाँ होती है? बॉटम में होती है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि जीरो रो है, ठीक है। तो आप एक ट्राई करना, ठीक है, काफी ऑब्वियस सी एक्सरसाइज है। आप एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करने की कोशिश करना नॉन जीरो, ऐसी नॉन जीरो मैट्रिक्स फाइंड करने की कोशिश करना कि जो प्रोडक्ट करें उसके साथ तो मैट्रिक्स क्या आ जाए मेरे पास? जीरो मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, ट्राई करोगे ना? अगर रो रिड्यूस्ड फॉर्म में अगर जीरो रो है, ठीक है, वैसे तो अगर डेटरमिनेंट फॉर्म में अगर आपको डेटरमिनेंट पता हो, ठीक है, क्योंकि मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया तो मैं इसका यूज नहीं कर रहा। अदरवाइज तो ये ऑब्वियस थी ना, अगर किसी मैट्रिक्स में अनक्रॉस अन मैट्रिक्स में अगर जीरो रो एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होती है? इन्वर्टिबल नहीं होती ना, फिर तो ऑब्वियस ही था। बट क्योंकि मैंने अभी तक डेटरमिनेंट यू डिफाइन ही नहीं किया है तो मैं तो उसका तो यूज कर नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ आपको एक ऐसी मैट्रिक्स बी फाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ, नॉन जीरो मैट्रिक्स बी, सच दैट ये मैट्रिक्स क्या आ जाए? जीरो आ जाए। ठीक है, काफी ऑब्वियस एक्सरसाइज है एक्चुअल में। अगर आप ऐसी मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हो, ठीक है, एक्चुअल में ये अनक्रॉस अन की आएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया? आर बी इक्वल टू क्या आ गया? जीरो मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अगर आप ऐसी मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हो। अब क्योंकि आर क्या है? इन्वर्टिबल है ना, तो आर इन्वर्टिबल है तो दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जीरो। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बी आ जाएगी ना, और यहाँ क्या आ जाएगा? जीरो। इसका मतलब क्या आ जाएगा? बी को क्या होना पड़ेगा? जीरो मैट्रिक्स होनी पड़ेगी। बट आपने यहाँ क्या फाइंड कर लिया था? नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो कंट्राडिक्शन आ गई ना, और कंट्राडिक्शन आ गई इसका मतलब क्या है? हमने जो सपोज किया था कि कम से कम एक जीरो रो है आर के अंदर, वो गलत सपोज किया था ना हमने। इसका मतलब एच रो ऑफ आर इज नॉन जीरो। और कन्वर्स प्रूफ करना हो तो कि एच रो ऑफ आर इज नॉन जीरो है तो प्रूव दैट आर इज इन्वर्टिबल। वो भी आप चेक कर सकते हो, वो भी एक्चुअल में काफी इजी हो सकता है। अ, अगर एच रो आर की क्या है? नॉन जीरो है तो प्रूव दैट आर इज इन्वर्टिबल। हाँ, ये तो ऑब्वियस है ना। ऑब्वियस कैसे है? अगर आर की हर एक वो क्या है? नॉन जीरो वो है, रो है, तो उसकी लीडिंग एंट्री हर एक कॉलम में होगी ना। ये बात क्लियर है? ये तो मैंने समझाया भी था जब रो रिड्यूस्ड टेबुलर मैट्रिक्स को जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो हर एक कॉलम में क्या होगी? क्योंकि अन रो है, ठीक है, और हर एक, क्योंकि हर एक रो क्या है? नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या है? जो लीडिंग एंट्री है वो मतलब सेम कॉलम में तो हो नहीं सकती। दो रो की लीडिंग एंट्री अलग अलग कॉलम में होती है। अब क्योंकि अन लीडिंग एंट्री है, अन कॉलम है, तो हर एक कॉलम में क्या होगी? लीडिंग एंट्री होगी। और रो रिड्यूस्ड टेबुलर मैट्रिक्स में
जिस कॉलम में लीडिंग एंट्री होती है बाकी की वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है ना, ठीक है। तो वहां से फिर क्या आ जाता है, ये आर इज इक्वल टू एक्चुअल में क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी अगर हर एक नॉन जीरो है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन काफी इजी है ना, ये आपको समझाया ना, जो रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उससे क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ये क्लियर है ना सबको, सबको है ना, एक बार रिएक्ट कर दो अगर, ताकि मुझे समझाए कि आपको पता चल गया, अदरवाइज डिसलाइक कर सकते हो अगर नहीं समझाए तो। सबको समझाएगा ना, आया कि नहीं बताओ यार, अदरवाइज मैं करवाऊं कि समझाऊं दोबारा। आपको भी आ गए ना दीप्ति गुप्ता, ओके। थोड़ा रिएक्ट कर दिया करो यार, मुझे पता नहीं चलता और फिर मुझे लगता है कि ये समझ नहीं आया, और मैं नहीं चाहता कि आपको समझना है। तो इसका मतलब यहाँ मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ आर इज इक्वल टू आई, ठीक है। अगर हर एक आर की नॉन जीरो रो है तो एक्चुअल में वो क्या होगी, आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी होगी तो एच रो क्या होगी, नॉन जीरो होगी, बात ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये मैं एक्सरसाइज लिख रहा हूँ, आप अच्छे से इसको प्रूव भी कर सकते हो, आइडिया मैंने पूरा दे दिया इसका, ठीक है। तो मुझे ऐसे मत कहना कि आपने बताया नहीं, हर एक चीज एक्सरसाइज छोड़ रहे हो, ठीक है। आइडिया मैं हर किसी का दे रहा हूँ, जस्ट आपको लिखना है। अगर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाता है, अब देखो मैंने क्या क्या प्रूफ कर दिया, अगर ए इन्वर्टिबल है इफ एंड ओनली इफ आर इज इन्वर्टिबल, एंड आर इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दैट मींस क्या हो गया, अब क्योंकि आर आइडेंटिटी के इक्वल हो गया, इसका मतलब टोटल क्या अब तक क्या हो गया, दैट इज ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इसकी रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म किसकी इक्वल होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल होगी। ये बात क्लियर है ना यहां तक, ठीक है। अगर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाता है तो इसका क्या मतलब है, एंड देयरफॉर ए इज इन्वर्टिबल if and only if A is rho equivalent to, क्योंकि रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म की इक्विवेलेंट होती है ना मैट्रिक्स से, रो इक्विवेलेंट टू आई, ठीक है। और एक चीज और ऑब्जर्व करो आप, मुझे थर्ड स्टेटमेंट क्या प्रूफ करनी थी, ए इज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स, तो मैंने ये दो स्टेटमेंट प्रूफ कर दी। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है, अगर ए इज इन्वर्टिबल देन ए इज रो इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये है तो ये है, ठीक है। ये दो चीज प्रूफ कर दिया, मुझे प्रूफ करनी है एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो अगर ए इन्वर्टिबल है तो आर किसकी इक्वल हो रहा है, आइडेंटिटी के इक्वल हो रहा है ना, तो इसको मान लो कुछ स्टेटमेंट स्टार मान लो, ये मान लो मेरी स्टार इक्वेशन है, ठीक है। देन इफ इज एंड ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ आर इज इक्वल टू आई, एंड इफ एंड ओनली इफ, या यहाँ से इफ एंड ओनली इफ, अगर मैं आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्रूफ करूं स्टार में, मैं बाय स्टार लिख देता हूँ, बाय स्टार, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्रूफ करूंगा तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए के का इनवर्स, ए के माइनस वन का इनवर्स, और ए के का सॉरी ए वन का इनवर्स, दैट इज ए इज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस, ठीक है। ये क्लियर है ना, ये प्रूफ हो चुका है हमारा, इस थ्योरम का प्रूफ क्लियर है ना। और जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी हमें मिल चुका है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अब पूरा जो अब तक हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा था, कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो वो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रो इक्विवेलेंट है तो ए क्या होगी, प्रोडक्ट होगी, और उसकी क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है।
अब एक छोटी सी एक और चीज देखो, हमें यहाँ से एक और मेथड भी मिल गया इनवर्स निकालने का। इनवर्स भी तो निकालना आना चाहिए ना, कैसे इनवर्स निकाल सकते हैं वो भी जरूरी है ना। और क्योंकि डिटरमिनेंट और एडजॉइंट तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, वो तो मैंने इंट्रोड्यूस किया नहीं है, तो एडजॉइंट वाला मेथड तो मैं यूज कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो जो मैंने चीज पढ़ी है उससे मैं इनवर्स निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसको एज ए क्रॉलरी लिख रहा हूँ और फिर एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि लेट A is an uninvertible matrix, invertible matrix, then uh, then लेट कर लो पहले। क्योंकि फिर ये क्या होगी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो किसकी इक्विवेलेंट होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रो इक्विवेलेंट है तो कुछ ऑपरेशंस लगेंगे ना आई में चेंज करने के लिए। तो मैं मान लेता हूँ लेट E1 E2 EK आर रो ऑपरेशंस on A which convert A to identity matrix। ठीक है, ये पता है ना, अगर A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो अभी हमने जो थ्योरम किए उससे क्या हो जाएगा, A रो इक्विवेलेंट हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। रो इक्विवेलेंट होने का मतलब कुछ रो ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद A किस में चेंज हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, दैट इज EK -1 और E1 A के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो एक्चुअल में क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, ये ऑब्जर्व हमने किया अभी तक। अब देखो, अगर ये होती है तो यहां से क्या आएगा, ये किसकी इक्वल होती है, लेट E1 E2 और EK क्या है, EK आर एलिमेंट्री मैट्रिसेस, एलिमेंट्री मैट्रिसेस corresponding to operations E1 E2 EK। ठीक है, तो ये एक्चुअल में किसकी इक्वल होती है, मैं बार बार प्रूफ कर चुका हूँ, EK EK -1 E2 E1 A के इक्वल होती है ये। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना कि नहीं। तो अब मुझे A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स मैं कैसे निकाल सकता हूँ, दोनों तरफ A इनवर्स, क्योंकि A मेरी क्या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, और EK EK -1 E2 E1 I प्रोडक्ट में मैं लिख सकता हूँ, ये प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका मतलब प्रोडक्ट है। एक्चुअल में क्या आ जाएगी, A इनवर्स अप्लाई करेंगे तो A इनवर्स आ जाएगा ना उधर, अगर A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, जो जो रो ऑपरेशन मैंने यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ, जो रो ऑपरेशंस मैंने A को I में कन्वर्ट करने के लिए लगाए हैं, अगर वो रो ऑपरेशन मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगा दूं सेम के सेम रो ऑपरेशन, तो मुझे क्या मिलेगी, इनवर्स ऑफ A मिलेगा ना। और साथ में मैं लिख देता हूँ, और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स आती है वो क्या होती है, ये होगी ना, ये बात क्लियर है ना। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके प्रूफ करें, मतलब चीजों को समझने की कोशिश करें। मान लो कि एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, लेट ए मेरी मैट्रिक्स क्या है, 1 1/2 1/3 1/2 1/3 1/4 1/3 1/4 1/5। मुझे ये भी नहीं पता कि ये इन्वर्टिबल होगी कि नहीं होगी, ठीक है, बट ये काफी ये एग्जांपल है ना, ये काफी स्टैंडर्ड एग्जांपल है। ठीक है, इसका मैं बताऊंगा जब हम इनर प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना, तब वहां ये चीजें ऑब्वियस है, और ये काफी जो इम्पोर्टेंट इनर प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने इसको उठाया। ये बुक में भी दिया हुआ है एज एन एग्जांपल, और इसका मेन रीजन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में कोई इनर प्रोडक्ट होती है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे मैं बताऊंगा।
उससे रिलेटेड ये मैट्रिक्स होती है। तो इसके ऊपर रो अप्लाई करेंगे, इसको हमें क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ना, कुछ रो ऑपरेशंस अप्लाई करके, और सेम वो रो ऑपरेशंस किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको लिख लेता हूँ 1 1/2 1/3 1/2 1/3 1/4 1/3 1/4 1/5, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब क्या करना है मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट रो को 1/2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 0, और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4, 1/3 माइनस 1/4 किसके इक्वल होगा 1/12 के, और 1/6 माइनस 1/4 किसके इक्वल होगा 12 आएगा ना, तो क्या है 3 माइनस 2, तो 1/12, क्या 1/12 आएगा सच में, 3 माइनस 12, ओके, मुझे नहीं पता। और इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, और 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, सॉरी, हाँ ठीक है, सही कर रहा हूँ ना मैं, एक बार मतलब चेक करते रहना, बता देना अगर कहीं गड़बड़ हो तो। इसको मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा 1/6, और 1/4 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा 1/12, और यहाँ क्या आएगा 1/3 को 1/3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 1/9, और 1/5 माइनस 1/9 क्या आएगा 45, और यहाँ क्या आएगा 9 माइनस 5 क्या आएगा 4/45, 4/40, ठीक है। मुझे लगता है मैंने काफी गंदा एग्जाम्पल उठा लिया ना, पढ़ाने वाला ऐसे थोड़ी करता है, वो तो काफी सिंपल एग्जाम्पल लेके चलता है, मुश्किल चीजें तो स्टूडेंट को करनी होती है ना। 10, तो सेकंड के ऊपर मैंने क्या रो ऑपरेशन लगाया था, 1/2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, और इसमें से 1/3 को मल्टीप्लाई करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ -1/3 आ जाएगा, और यहाँ 1 रहेगा, ये क्लियर है ना। अब इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाने, तो मैं सेकेंड रो को 1 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या आएगी 1 1/2 1/3 0 1/12 1/12 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 4/45 माइनस 1/12, तो क्या आ जाएगा एक्चुअली, इसका वो क्या आएगा एलसीएम क्या आएगा, 3 गुना 9 कितना है, 5 45 होता है ना, 180, थैंक यू। तो 16 माइनस क्या आएगा 12 कम 12 12 5 60 15, तो 1/180 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने एलसीएम सही बताया तो, मुझे नहीं पता, हाँ ठीक है, थैंक यू। और सेम इसमें करेंगे ना, फिर क्या करेंगे 1 0 0 किससे मल्टीप्लाई किया है, इसको तो कुछ किया नहीं है इसके साथ, 1 0 इसको सब्ट्रैक्ट किया ना इससे, तो -1/3 प्लस 1/2 कितना आएगा 6 माइनस 2 प्लस 3 इसको टू 1/6, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करना ना, इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया तो 1 को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 1, यहाँ 1/6, क्लियर है ना ये। अब इसको और आइडेंटिटी बनाना है तो क्या करना है, इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं ना सेकंड रो को, तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 1 0 0, और इसको मैं 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा 1 आएगा, तो एक्चुअल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ क्या आएगा 1 0 0, इसको मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या आ जाएगा -6, और 12 0, और यहाँ क्या आ जाएगा मैंने 180 से मल्टीप्लाई किया तो 6 18, और -180, यहाँ 180, ठीक है। और इसमें से फिर मैं सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ऊपर सब्ट्रैक्ट करना है, तो सेकंड रो को 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं, या फिर सेकंड रो को पहले थर्ड रो को इसमें से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, 1/2 1/3
0 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 0 0 0 1। बोर तो नहीं हो गए ना, या बोर हो गए? तो -6 मैंने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया ना, तो -36, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -180, और माइनस माइनस प्लस 192, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -180। यहाँ क्या आएगा, 30 -180 180। ठीक है। और अब मुझे ऊपर 0 बनाना है ना फर्स्ट रो में, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और थर्ड रो को 1/3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 या 1/3, 0 1 0 0 0 1। बस हो ही गया, अब तो बोर मत हो जाना। और क्या किया मैंने, 1/2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया ना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 18 आएगा ना। 18 को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगा 19, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, 9 और 1 6 96, तो -96, और यहाँ 90, यहाँ -36, यहाँ 192, यहाँ -180, यहाँ 30, यहाँ -180, यहाँ 180। ठीक है। बस एक लास्ट स्टेप रह गया, जस्ट लास्ट स्टेप, थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया ना। 1 0 और 1/30 से मल्टीप्लाई करके करूंगा तो 0 1 0 0 0 1। यहाँ क्या आएगा, ओहो ये तो काफी मुश्किल हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना ना, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ 9 आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी डिवाइड करके, और यहाँ क्या आएगा, 3 से 18, तो -60, और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -36, और 1/30 से 60, और माइनस करूंगा तो 30, बाकी सेम रहेगा। शायद थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, उसको थोड़ा सा देख लेना आप। ठीक है। तो इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, ये ऑपरेशन लगा के मैंने सेम ये किया ना, दैट इज ए इनवर्स मेरा क्या आ गया, 9 और ये किसकी इक्विवेलेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्विवेलेंट होती है, तो क्या हो जाती है, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो जाती है ना, दैट इज ए इज इन्वर्टिबल, एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू 9 -36 30 एंड -36 192 -180 30 -180 और 80। ये बात समझ में आई, कैसे इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, सबको आ गई ना। हाँ, तो मैंने ये 3x3 की ली थी, अब आपके लिए थोड़ा सा टफ कर देते हैं प्रॉब्लम, इन जनरल n क्रॉस n का कर देते हैं। कैसे, लेट, एक्सरसाइज लिख देता हूँ, लेट a इज इक्वल टू, मेरी मैट्रिक्स क्या है, 1 1/2 1/3, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 1/n, यहाँ फिर आएगा 1/2 1/3 1/4, ऐसे करते 1/n+1, और ऐसे करते करते कहाँ आएगा 1/n 1/n+1, और ऐसे करते करते कहाँ जाएगा 1/2। ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल होगी ना, टफ प्रॉब्लम करनी चाहिए वैसे, और वैसे काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इन जनरल दे रहा हूँ उसको। प्रूव दैट ए इज इनवर्टिबल, जब इनर प्रोडक्ट समझोगे ना आप, वहां तो इन्वर्टिबल इन्वर्टिबल प्रूफ करना तो क्या बोलते हैं उसको, बटर एंड ब्रेड जैसा काम होगा। ठीक है, ए इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, और ए इनवर्स जब निकालोगे, जब यहाँ ए इनवर्स निकाला तो हमने क्या नोट किया था, कि जो सारी एंट्री है इनवर्स की वो क्या एक्चुअल में इंटीजर एंट्रीज है ना, तो यहाँ भी आप प्रूफ कर सकते हो क्या, कि फाइंड ए इनवर्स एंड प्रूव दैट all entries of A inverse are integers। थोड़ी टफ प्रॉब्लम हो सकती है, बट इसको मैं उसमें डाल दूंगा असाइनमेंट प्रॉब्लम में, तो काफी अच्छी प्रॉब्लम है, आपको इसको सॉल्व करके देखना, जस्ट रॉ ऑपरेशन अप्लाई करके ट्राई करके देखना। ठीक है, इन जनरल क्या बनता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ, किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, इसको लेके कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।